नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। सर बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी चर्चा करते हैं, उसके बाद कुछ स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक चर्चा करेंगे जिनके संबंध में आज के लिए कुछ न्यूज है और जिन स्टॉक्स में आज के दिन एक्शन देखा गया उन स्टॉक चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की, अगर निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो आज के दिन लगभग जो क्लोजिंग हुई है वो 22,913 पे क्लोजिंग हुई है और 19.75 अंक की आज के दिन भी गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई है। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में भी 203.22 अंकों की गिरावट रही और माइनस के 0.27% गिरावट सेंसेक्स में भी रही है और 75,735 पे क्लोजिंग हुई है सेंसेक्स की। बैंक निफ्टी की वही बात करें तो 49,334 पे बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुई है। उसके बाद अगर कुछ न्यूज की चर्चा करते हैं तो न्यूज देखते हैं आज के दिन की। न्यूज से पहले बताते हैं कि आज के दिन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं तो उनमें आज के दिन तेजी देखने को मिली होगी। अगर बात करते हैं तो इसमें पीएसई मेटल एनर्जी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, वहीं ऑयल गैस ऑटो रियल्टी इंडेक्स की बढ़त के साथ बंद हुए। अगर बात करते हैं बैंकिंग आईटी और फार्मा शेयरों में दबाव देखने को मिला। ठीक है, तो उसके बाद अगर कुछ स्टॉक्स अगर एफएमसीजी की बात करें तो उसमें भी दबाव देखने को मिला। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कुछ अगर न्यूज की बात करते हैं तो न्यूज देख सबसे पहले तो बात करते हैं जो ट्रम्प लगाना चाह रहे हैं, जो रेसिप्रोकल टैक्स या जो टैक्स जो जो टैरिफ वगैरह की जो बातें आ रही हैं उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको थोड़ा सा देखते हैं। कि गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें ये बताया गया है कि इनके टैरिफ लगाने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कहां तक प्रभाव पड़ता है। अगर गोल्डमैन सैक की अगर हम बात करें तो ये अगर टैरिफ लागू होते हैं तो भारत की जीडीपी में लगभग कितना 0.1% से लेकर 0.6% तक का नेगेटिव असर पड़ सकता है। अगर यहाँ देखें तो अमेरिका और भारत के बीच रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है तो भारत की जीडीपी पर सीधा असर जो पड़ेगा वो 0.1% से 0.3% तक का असर पड़ सकता है। उसके बाद अगर देखें कि अगर अमेरिका सभी देशों पर एक साथ बड़े स्तर पर टैरिफ लगाए जाते हैं, ठीक है, तो भारत की जीडीपी पर यह असर बढ़कर 0.1% से 0.6% तक पहुंच सकता है। अब इसी मामलों में या जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं इसी वजह से मार्केट में लगातार घबराहट का दौर जारी है निवेशकों के बीच में। अब आगे देखते हैं आगे क्या न्यूज। मार्केट में लगातार गिरावट का दौर जारी है और इस गिरावट के दौर में हाँ काफी निवेशक ऐसे हैं जो कि इस गिरावट के डर से काफी स्टॉक्स में खरीद बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ क्या कहें उनको हम प्रमोटर कहें तो प्रमोटर अगर देखते हैं तो प्रमोटर अपनी ही कंपनियों में बाइंग कर रहे हैं। ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें प्रमोटर अपनी कंपनियों में बाइंग कर रहे हैं। कल अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो कल मैंने आपको टिन्ना रबर के बारे में बताया था और टिन्ना रबर के बारे में बताया था कि टिन्ना रबर में प्रमोटरों ने अपने अपने ही शेयरों की खरीदारी की है। उसके बाद एक मैंने छोटा स्टॉक और बताया था उसमें भी प्रमोटर ने अपनी बाइंग की थी। आज अगर कुछ स्टॉक्स की बात करें तो किन स्टॉक्स में प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं उनको देखते हैं। यहाँ अगर देखें तो एक स्टॉक है सर पहली बात ये बताता हूँ कि इन स्टॉक्स में मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, केवल ये एक न्यूज है वो जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें अगर देखते हैं तो सबसे पहले अगर देखें तो शोभा लिमिटेड कंपनी है, उसमें प्रमोटरों ने 568.56 करोड़ के शेयर लगभग कितने शेयर खरीदे 68.8 लाख के शेयर खरीदे। उसके बाद अगर हम बात करें तो बजाज हेल्थ केयर की बात करें तो बजाज हेल्थ केयर में प्रमोटर ने 142.80 करोड़ के शेयर खरीदे, लगभग 21.6 लाख शेयर खरीदे। उसके बाद लॉयल मेटल्स की बात करते हैं तो वहां पे शेयर खरीदे गए। उसके बाद सिगाची इंडस्ट्रीज शेयर खरीदे। उसके बाद एक्सपो इंडिया जैसी कंपनियों में प्रमोटर ने जमकर खरीदारी कर रहे हैं। तो ये कुछ कंपनियों के नाम है जिसमें कि प्रमोटरों ने अपनी कंपनियों शेयर खरीदे हैं। और आमतौर पर ये माना जाता है कि जब कंपनी के प्रमोटर अपने शेयर खुद खरीदते हैं तो कंपनियों के लिए एक अच्छा संकेत होता है, क्योंकि उन्हें ये नॉलेज होती है प्रमोटरों आम निवेशक से ज्यादा उनको ये नॉलेज होती है कंपनी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर कंपनी के प्रमोटर तभी उसका शेयर खरीदते हैं, क्योंकि ये माना जाता है मार्केट में तभी उसका शेयर खरीदते हैं जबकि उन्हें ये विश्वास होता है कि हमारी कंपनी अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है और वो शेयर प्राइस एक सही बेस पे सही प्राइस पे आ गई है, शेयरों की प्राइस एक सही उस पे आ गई है जिस पे कि हमें शेयरों को खरीदना चाहिए। तो ये आमतौर पर एक अच्छी बात होती है। अब हम कुछ कंपनी की बात करते हैं जिन कंपनियों को ऑर्डर मिले उन कंपनियों की बात करते हैं। उसके बाद उनमें से एक कंपनी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, वो कंपनी है अवेंटल लिमिटेड है, उसको देखते हैं डिटेल में चर्चा करते हैं उसकी। लेकिन सबसे पहले इन कंपनियों को देखते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं।
सबसे पहले बीईएल लिमिटेड की बात करते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो बीईएल कंपनी की अगर देखें तो बीईएल रिसीव से ऑर्डर फ्रॉम रिसीव ऑर्डर वर्थ लगभग कितने 1292 करोड़ का एक ऑर्डर मिला, इंक्लूड एज रेट्स 1034 करोड़ ऑर्डर फॉर एसडीआर एंड डीसीटी फ्रॉम इंडियन कोस्ट गार्ड से। तो बीईएल को एक ऑर्डर मिला जब जिसमें जिसके ऑर्डर के कारण लगभग बीईएल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आज 2.70% तक की तेजी रही। उसके बाद अगर अन्य कंपनी की बात करते हैं तो अन्य कंपनी को देखते हैं। रेलटेल कंपनी की बात की जाए तो रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको ये ऑर्डर मिला और वो ऑर्डर देखते हैं अगर तो ऑर्डर रेलटेल कॉर्पोरेशन बॉन्ड 22.4 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम J&K लद्दाख हाई कोर्ट फॉर सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके लिए रेलटेल को भी ऑर्डर मिला। और रेलटेल की अगर बात की जाए आज के दिन की तो उसमें जो वॉल्यूम देखने को मिला या कुछ देखने को मिला उसकी बात करते आज के दिन 2.3 मिलियन का वॉल्यूम देखने को मिला। और लेकिन असर स्टॉक पे क्या असर पड़ा, उसका स्टॉक पे अभी कोई खास असर नहीं पड़ा और लगभग फ्लैट ही कह सकते हैं, माइनस के 0.4% तक की गिरावट ही देखने को मिली और 313 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं प्रमुख स्टॉक की, अवेंटल लिमिटेड की बात करते हैं और डिटेल में चर्चा करते हैं। अवेंटल लिमिटेड को आज के दिन जबरदस्त तेजी रही अवेंटल में, देखते हैं किस वजह से तेजी रही और आगे क्या तेजी रह सकती है, तो सारे डिटेल में चर्चा करते हैं अवेंटल लिमिटेड पे। अगर अवेंटल की बात की जाए तो आज के दिन जो ऑर्डर मिला वो 43 करोड़ का ऑर्डर मिला कंपनी को और कंपनी को 43 करोड़ के ऑर्डर मिलने के बाद 14% तक का जूम हुआ स्टॉक में। अब देखते हैं यहाँ ये अगर देखें तो नंबर ऑफ एफआईआई इन्वेस्टर इंक्रीज्ड फ्रॉम 11 टू 18 इन दिसंबर 2024 के क्वार्टर में। ठीक है, अब अगर देखते हैं तो कंप्लीटली चर्चा करते हैं, उसको देखते हैं जरा अवेंटल को, क्या अवेंटल में ये तेजी रहने लायक है या अवेंटल का नतीजा किस प्रकार का आया है, वो सारी कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। कंपनी करती है, कंपनी जो है बिजनेस ऑफ डिजाइन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस फॉर इट्स कस्टमर्स मेजरली फ्रॉम द एरोस्पेस एंड डिफेंस। तो कुल मिला के आपको समझ में आएगा कि डिफेंस की कंपनी है। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो मार्केट कैप एक 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक छोटा मार्केट कैप है कंपनी का। ठीक है सर, जब उसके बाद अगर यहाँ देखें तो बुक वैल्यू स्टॉक की कितनी है, बुक वैल्यू 8.40 की बुक वैल्यू है। स्टॉक का पी रेशियो की बात की जाए तो 45.8 का पी रेशियो है। आरओसी आरओई की बात करें तो आरओसी आरओई जबरदस्त नजर आ रहा है जो कि 47.5 का और 39.2 का निकल के आ रहा है। आरओसी आरओई की बात की जाए अगर 15 से ऊपर ही चलते हैं आरओसी आरओई तो हम मान सकते हैं कि अच्छे आरओसी आरओई, लगभग 20 से ऊपर मान लेते हैं अच्छे, लेकिन 15 से ऊपर ही मान लेते हैं, लेकिन 20 से अच्छे होते हैं तो उनको और ही हम कह सकते हैं कि और ही अच्छे हैं आरओसी आरओई। उसके बाद अगर पीजी रेशियो की बात की जाए तो 1.09 का पीजी रेशियो है। अमूमन अगर एक से अधिक पीजी रेशियो होता है तो हम कंपनी कहते हैं कि कंपनी ओवरवाट की श्रेणी में, कंपनी थोड़ी महंगी है, और अगर एक से कम होता है तो कंपनी हम कहते हैं कि कंपनी थोड़ी सस्ती है। लेकिन 1.09 है जिसको हम एक सही कंपनी कह सकते हैं, कंपनी आपको सही प्राइस पे अभी मिल रही है। स्टॉक का इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 44.7 का इंडस्ट्री पी है। उसके बाद अगर यहाँ हम देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी की बात की जाए तो कर्जा बहुत कम है कंपनी के पास, 0.08 का कर्जा है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे अगर ₹1 कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है तो आपको कितना कर्जा मिल रहा है, आपको कर्जा मिल रहा है 0.08 का। इसका मतलब क्या है कि एक ना के बराबर ही कंपनी में कर्जा है। रिजर्व अगर बात करते हैं तो रिजर्व कंपनी के पास 157 करोड़ के रिजर्व हैं जो कि कंपनी को एक दिखा रहे हैं कंपनी रिजर्व है कंपनी के पास, मतलब कंपनी कैश से रिची नजर आ रही है, रिजर्व कंपनी के पास अच्छे हैं। उसके बाद पेट्रोस की स्कोर की बात की जाए तो 8 का पेट्रोस की स्कोर है, 8 का पेट्रोस की स्कोर में जो 9 अंक होते हैं 9 में से कंपनी को 8 अंक मिल रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल, ये कंपनी के अलावा सारी कुछ कहानी कहता है जिसमें कि फंडामेंटल भी आ जाते हैं, कंपनी के रिजल्ट वगैरह भी आ जाते, सारा कुछ चर्चा हो जाती है कंपनी में कि उसके बाद ये 9 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो 9 में से 8 अगर किसी को मिल रहे हैं, आप ये समझ लीजिए किसी परीक्षा में अगर आपके 50 में से अगर मान लो 9 अंक की परीक्षा है, 9 में से अगर आपके 8 अंक आ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छे ही अंक हैं, इसलिए कंपनी कह सकते हैं एक कंपनी आपको यहाँ से एक अच्छी कंपनी ही देखने को मिल रही है जिसका फंडामेंटल सही नजर आ रहा है। उसके बाद अगर प्लेज परसेंटेज की बात की जाए जो कि महत्वपूर्ण होता है कि कहीं प्रमोटर ने अपनी कंपनी के शेयर प्लेज तो नहीं कर रखे हैं, तो वो 0 की आ रही है जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो सेल्स ग्रोथ 42.3% की है 3 साल की। अमूमन किसी कंपनी में अगर हम ये देखना होता है
कि कंपनी किस प्रकार से चल रही है, कैसी सेल्स ग्रोथ दे रही है। तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए 3 साल की 42% नजर आ रही है। वहीं 5 साल की सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 34.7% की सेल्स ग्रोथ नजर आ रही है। उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात की जाए तो 38.6 की प्रमोटर की होल्डिंग्स है। ये थोड़ी प्रमोटर की होल्डिंग कम है, ठीक है सर। अमूमन हम मानते हैं कि 50% की, वैसे ठीक है 38.6% की, लेकिन जब प्रमोटर की होल्डिंग्स 50% या उससे ऊपर होती है, ठीक है, तो ये प्रमोटर जो होते हैं वो कंपनी के बारे में अपने आप से खुद खुद ज्यादा से ज्यादा डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। लेकिन प्रमोटर की 38.6 है, तो इस पे अब क्योंकि एक छोटी कंपनी है, जो कंपनी का जो आया, आपकी कंपनी कितनी है, 3,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। तो इसमें आपको ये लगातार ध्यान रखना होता है कि प्रमोटर कहीं लगातार निकल के तो नहीं जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपको एक छोटी कंपनी में, एक स्मॉल कैप कंपनी में, या कहें एक 3,000 करोड़ की कंपनी है तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें ये सब आपको ध्यान देने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे अगर करंट रेशियो की बात की जाए तो 2.83 है, जो कि करंट रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स का ये रेशियो होता है, तो ये जितना ज्यादा हो उतना ठीक रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, थोड़ा रिजल्ट पे देखते हैं। तो अगर रिजल्ट पे गौर करें तो यहाँ हम आगे चलते हैं जब रिजल्ट पे, तो दिसंबर का जो रिजल्ट आया है उसको देखते हैं जरा। तो यहाँ देखें तो सेल्स जो हुई है अब एंटल की, वो 70 करोड़ की सेल्स हुई है, ठीक है। अब यहाँ हम देखें तो 2021 में सेल्स कितनी चल रही थी, 29 करोड़ की सेल्स चल रही थी, ठीक है। तो 2021 से अब सेल्स कितनी हुई दिसंबर में हुई 70 करोड़ की सेल्स, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि कंपनी 2021 से 2024 तक, ठीक है, 2-3 सालों में कंपनी की सेल्स कितनी हो गई, डबल हो गई, डबल से ज्यादा हो गई। तो कंपनी का सही दिशा में चल रही है, कंपनी आगे चल रही है। क्योंकि आप अगर ऐसे समझ लो कि जो अगर मान लो चलो आपका ही कोई बिजनेस है और अगर 3 सालों में डबल से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एक हमारा बिजनेस सही चल रहा है, तो कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है। उसके बाद अगर आगे देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 47% पे काम कर रहा है, जो कि आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको फायदा कितना हो रहा है। कि जैसे आप मान लो आपका बचत क्या हो रही है वो अलग बात है, लेकिन आपके बच कितने रहे हैं पैसे लास्ट में, सारा कुछ खर्चा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितने परसेंट मार्जिन पे आप काम कर रहे हैं, कितने कितने परसेंट धंधे पे काम कर, मार्जिन पे काम कर रहे हैं, जो अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 47% का, जो कि अच्छा नजर आ रहा है। उसके बाद अगर यहाँ देखें नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट 21 करोड़ का है, ठीक है। उससे पहले अगर 2021 की बात की जाए, 2021 में नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे कितना था, 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, ठीक है। तो 4 साल में नेट प्रॉफिट 6 करोड़ से बढ़कर कितना पहुंचा, 4 साल में नेट 6 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़ का हो गया। तो ये भी एक अच्छी बात है। ईपीएस की बात की जाए तो 0.85 का ईपीएस, ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक नजर आ रहा है। वहां के बाद अगर थोड़ा सा अगर हम बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं तो बैलेंस शीट पे आप देखिए, बैलेंस शीट पे यहाँ अगर देखें तो 2020-21 से ही बैलेंस शीट देखते हैं तो चार लगभग 62 करोड़ का रिजर्व था कंपनी के पास, जो कि अब 157 करोड़ के रिजर्व हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छे नजर आ रहे हैं, रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं कंपनी के पास, जो कि एक बैलेंस शीट को देखने के लिए सही रहता है। उसके बाद कर्जा अगर देखें तो कर्जा कंपनी के पास थोड़ा ही है, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि रिजर्व के अनुसार कर्जा बहुत कम है कंपनी के पास, जिसको कि कभी भी कंपनी चुकता कर सकती है। अगर यहाँ देखें फिक्स्ड एसेट की बात करें तो फिक्स्ड एसेट कंपनी के लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, 14 करोड़, 16 करोड़, 25 करोड़, 26 करोड़, और ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ अगर देखते हैं तो अदर इन्वेस्टमेंट देखें तो अदर इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने 20 करोड़ कर रखा है, अदर एसेट्स भी कंपनी के पास 87 करोड़ के हैं। और कुल मिला के अगर वर्क प्रोसेस की बात की जाए तो CWIP वर्क प्रोसेस होता है जो करंट में चल रहा है, तो वो भी 20 करोड़ का चल रहा है, और जब ये पूरा हो जाएगा तो ये भी फिक्स एसेट में बदल जाएगा, ठीक है सर। कुल मिला के अगर हम बात करें तो कंपनी एक ठीक ठाक नजर आ रही है, जिसकी बैलेंस शीट की बात करें और सारा कुछ बात करें तो ठीक ठाक नजर आ रहा है। उसके बाद रेशियो की बात करें तो रेशियो देखो, ये डेबिटर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, ये सारे कुछ होते हैं। ये क्या है कि ये कंपनी को ये बताते हैं कंपनी का कामकाज किस प्रकार का चल रहा है। वहीं डेबिटर डेज की बात करें तो ये सारे 90 दिनों के अंदर होने चाहिए, ठीक है सर। यहाँ से यहाँ अगर बात करें हम 90 डेज के अंदर आने चाहिए, तो ये जो डेब्टर डेज वगैरह हैं तो इनको देखते हैं। थोड़ा सा ये ऊपर निकल गया, थोड़ा सा सही उस पर करता हूँ सर, उसके बाद में बात करता हूँ। तो डेब्टर डेज वगैरह की बात करें तो 104 दिन, 219 दिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर देखते हैं डेज पेबल देखते हैं 28 दिन, उसके बाद अगर 295 दिन, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल ठीक ठाक नजर आ रहा है, जिसमें कि इन्वेंट्री डेज जो है वो 219 दिनों की है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा है। इसको थोड़ा सा और अगर कंपनी आगे के क्वार्टरों में थोड़ा और
बैलेंस करती है, क्योंकि देखो कहीं पे 62 डेज था, फिर 34 डेज भी आया है, फिर अब की बार थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये धीरे धीरे ओवर ओवर अगर अगले क्वार्टरों में ये थोड़ा सा और सुधरता है तो क्यों, कंपनी एक एक स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स उसके साथ रहती हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ज्यादा। अगर शेयर होल्डर पैटर्न की बात की जाए तो शेयर होल्डर पैटर्न देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग्स यहाँ आप देखिए थोड़ा, प्रमोटर की होल्डिंग 38.58%। तो इस पे आप गौर करने की बात है। लगातार आपको जब किसी कंपनी में निवेश किया जाता है और एक स्मॉल कैप कंपनी हो, ठीक है, तो उसमें ये हमेशा हमें ध्यान रखना होता है कि प्रमोटर की होल्डिंग किस प्रकार की चल रही है, कंपनी के रिजल्ट किस प्रकार के आ रहे हैं, कहीं प्रमोटर लगातार अपना माल बेच तो नहीं रहे हैं, और लगातार बेच रहे हैं तो कितना कम होता जा रहा है, कहीं वो माल हटके कहीं पब्लिक के पास ज्यादा तो नहीं आता जा रहा है। ठीक है, तो इन बातों पे आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ अगर देखें तो एफआईआई की होल्डिंग्स इस बार में 0.18 थोड़ी सी बढ़ी है, डीआई की होल्डिंग्स भी बढ़ी है, और पब्लिक की होल्डिंग्स भी 60.33% हो गई है, जो कि एक अलर्ट की बात होती है। ठीक है, तो मैंने आपको सारा कुछ इसका फंडामेंटल समझाने की कोशिश की। कंपनी ओवरऑल ठीक ठाक नजर आ रही है, लेकिन मेरी तरफ से कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को आप याद रखिए। केवल मैंने वीडियो केवल एक जानकारी के उद्देश्य से बनाया है, और हो सकता है जो मैंने आपको जानकारी दी हो तो फंडामेंटली बाय आपको सारा कुछ समझ में आया हो, किसी कंपनी को फंडामेंटली कैसी मजबूत है क्या है, तो ये जो बातें ध्यान रखने योग्य होती है वो मैंने आपको सारी बताई। कोशिश करूंगा अगली वीडियो में जो और बताऊं तो और कुछ डिटेल पूर्वक और थोड़ा फंडामेंटल आपको समझा सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।